हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग में इंडियन ज्योग्राफी का एक सीरीज चल रहा है। उस सीरीज में पिछले वीडियो में भारत के वनस्पतियों की 3 टाइप्स देख लिए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चौथा और पांचवा 2 टाइप्स बच गए थे, उसको हम लोग आज ये वीडियो में कवर करेंगे। वो था पर्वतीय वन, पहला था 4th नंबर था पर्वतीय वन और 5th नंबर का था ज्वारीय व मैग्रोव वन, ये डेल्टा वन जो भी बोलते हैं, मैग्रोव वन या डेल्टा वन, है ना। इनको 2-3 यहाँ नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पहले पर्वतीय वन को कवर करेंगे, इसके बाद ज्वारीय वन को कवर करेंगे और इससे बनने वाले प्रमुख क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्वतीय वन की। पर्वतीय वन, अब मैप से इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है आपको, आप काफी समझदार हैं। मैप में पिछले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कराया गया है। हम आज डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि पर्वतीय वन क्या होते हैं और पर्वत में वन कैसे और कितनी ऊंचाई पर जाने पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पर्वत के जो वन होते हैं वो ऊंचाई पे डिपेंड होते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उस हिसाब से वो जलवायु वहाँ पर बदलती रहती है और वहाँ के जो वन हैं उनके टाइप्स भी बदलते रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो वन होते हैं, वन में जैसे जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, तो जैसे जैसे हम पहाड़ में ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी होगी, घटेगा, तापमान घटेगा। जैसे जैसे हम पहाड़ में ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। तापमान में कमी आने के कारण वहाँ पर जलवायु में भी परिवर्तन आएगा, वहाँ के मौसम में परिवर्तन आएगा और मौसम में परिवर्तन के कारण वहाँ पर हर एक स्टेप में, हर एक ऊंचाई पर जाने में कहीं न कहीं अनेक प्रकार के वन और पौधे या वनस्पति पाई जाएंगी। ठीक है, मतलब समतल से 14 किलोमीटर ऊपर जाने पर ही क्या होता है, तापमान में गिरावट आने लगती है, क्योंकि जो अपना क्षोभ मंडल है वो समतल मतलब जमीन से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक में तापमान में कोई वृद्धि नहीं आएगी, न तो घटेगा न तो बढ़ेगा, सामान्य रहेगा जैसा कि रहता है एटमॉस्फेयर में। क्योंकि क्षोभ मंडल का अंतिम छोर जो है वो होता है 14 किलोमीटर, जीरो से लेके 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर मतलब समतल से 14 किलोमीटर तक जाने में तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी, न तो तापमान में वृद्धि होगी न तो कमी होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आप समझेंगे कि पर्वत में, पहाड़ में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, क्योंकि पहाड़ 14 किलोमीटर से भी ऊपर होते हैं, 14 किलोमीटर के ऊपर भी हो सकते हैं। तो जब पहाड़ का एक ऐसा छोर आएगा, एक ऐसा ऊंचाई आएगी जो पीक होती है, वो पहाड़ का बर्फ आच्छादित रहती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत ही कम रहता है, वहाँ बर्फ के रूप में बरसात होती है। इसलिए ज़्यादा ऊंचाई वाले जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनकी पीक मतलब चोटी पर बर्फ से ढका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तापमान बिल्कुल कम रहता है, बिल्कुल कम रहता है, जिससे वहाँ पर बर्फबारी होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एक पॉइंट और डाल के लिखेंगे कि 14 किलोमीटर के बाद मतलब क्षोभ मंडल को पार करने के बाद प्रत्येक 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर 6.5 सेंटीमीटर पर किलोमीटर तापमान में कमी आती है।
अगर ये समतल से हम 14 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्षोभ मंडल समाप्त हो जाएगा। अब क्षोभ मंडल से अगर मैं प्रत्येक 6.5 1 किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर अगर हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट कितना होगा, 6.5 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर क्षोभ मंडल को क्रॉस करने के बाद लिखेंगे, क्षोभ पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे क्षोभ मंडल को पार करने के बाद प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई कवर करने से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि भारत में कहां-कहां, भारत के किस किस एरिया में कहां-कहां पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो भारत में प्रमुख रूप से 2 जगह पर्वतीय वन पाए जाते हैं। एक तो हिमालय, अपना हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर्वत, और दूसरा दक्षिण भारत के कुछ पहाड़ों पर भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे कि हिमालय पर पर्वतीय वन, हेडिंग डालेंगे हिमालय पर पर्वतीय वन। अब ये मैं एक डायग्राम बनाया हूं, है ना, ये हिमालय का ढाल है, हिमालय का ये ढाल शो कर रहा है, और इन ढालों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या है कि वन के टाइप्स भी चेंज हो जा रहे हैं। तो कितनी ऊंचाई पर जाने पर कौन से वन पाए जाते हैं, ये हिमालय की बात कर रहे हैं हम लोग। हिमालय पर्वत पर कितनी ऊंचाई पर जाने पर कौन से वन पाए जाते हैं, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हेडिंग में डालिए हिमालय पर्वत पर पर्वतीय वन। उसमें से पहला पॉइंट डालिए कि 1500 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब 1500 मीटर की ऊंचाई पर, ये 0 हो गया, ये 0 मीटर हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई तक कौन से वन पाए जाते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग बताए थे, पढ़ भी चुके हैं कि पतझड़ वन जो होते हैं, पतझड़ या सदाबहार वन, वो भारत के 3 से 4 जगह पर पाए जाते हैं। उसमें से एक जगह था हिमालय का तराई क्षेत्र, मतलब हिमालय के तराई क्षेत्र में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसमें इस एरिया में भी पतझड़ वन और सदाबहार दोनों मिक्स रूप से पाए जाते हैं, है ना, उसमें पतझड़ भी रहते हैं और सदाबहार वन भी रहते हैं। तो ठीक है, तो लिख ले कि 0 से 1500 की ऊंचाई तक जाने में सदाबहार और पतझड़ वन मिक्स रूप में पाए जाते हैं, मतलब मिश्रण के फॉर्म में पाए जाते हैं, मिश्रण फॉर्म में पाए जाते हैं, मिश्रित रूप से पाए जाते हैं, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 1500। अब 1500 से 2000 की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। कौन वन मिलेगा, शीतोष्ण वन मिलेगा आपको, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे। कहाँ, 1500 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आपको शीतोष्ण वन प्राप्त होंगे। अब शीतोष्ण वन में प्रमुख रूप से कौन कौन से, शीतोष्ण वन के अंतर्गत जो मतलब 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाने में प्रमुख रूप से कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से वनस्पतियां पाई जाती हैं। कुछ वनस्पतियों के हम नाम यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। एक है देवदार, ओक, वर्च और मैपिल। देवदार, ओक, वर्च और मैपिल, ये 3 से 4 वनस्पतियां हैं जो कि शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन के ये पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं। ठीक है, अब ये देवदार जो पौधा है, देवदार, ये प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश की विशेषता है। ये देवदार जो पौधा है प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में डाल के लिखेंगे 1500 से 2000 में कि लिखेंगे कि पश्चिम हिमालय के 3 राज्य, मतलब पश्चिम हिमालय के 3 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पश्चिम हिमालय के 3 राज्य जो कि शीतोष्ण जलवायु की पेटी में से, शीतोष्ण जलवायु की पेटी में से ये वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये भारत के 3 राज्य। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे
कि 2000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो 2000 मीटर से 4500 मीटर डालेंगे और उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि 2000 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमको कोणधारी वृक्ष देखने को मिलते हैं। कोणधारी वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं। कोणधारी वृक्ष क्या होते हैं? जो इस शेप का होते हैं, ऐसे, मतलब जो अपने बर्थडे का वो जो टोपी होता है उस शेप का, आइसक्रीम का कोन का शेप, कोन शेप का मतलब, तो कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अब वो कोणधारी वृक्ष के प्रमुख जो वृक्ष हैं वो है चीड़, स्प्रूस, फार, सनोवर और ब्लू पाइन। एक बात आपको बता दूं कि ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये समझने का एक तरीका है, एक सिस्टम है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही बनेंगे कि पहाड़ और पर्वत क्षेत्र में 2000 से 2500 मीटर की 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो आप डालेंगे अगर कोणधारी वृक्ष या कोणधारी वन। अगर उस वन का वृक्ष के नाम दे देता है तो आपको वहां से नाम चूज करना है, ठीक है। तो आपको नाम याद करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आ गए हैं 4500, तो डालेंगे 4500 से 4800 किलोमीटर, सॉरी 4548 मीटर। 4500 मीटर से 4800 मीटर के बीच कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो वो है, उसको बोलते हैं टुंडा वन या टुंडा वनस्पति। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? 4500 से 4800 मीटर में टुंडा वनस्पति पाई जाती है। इसके प्रमुख कौन कौन से वृक्ष हैं? तो काई, घास और लीचेन। काई, घास और लीचेन प्रमुख इनके प्रमुख वृक्ष हैं, प्रमुख पौधे हैं, ठीक है। अब 4800 के बाद, जब हम पहाड़ में 4800 के बाद ऊपर जाते हैं, ये जो टुंडा वन है, टुंडा वन लगभग, मतलब ज़्यादा बर्फीली जगह ना हो तो उस थोड़ा बर्फ है तो चलेगा, उस जगह में भी पाए जाते हैं, क्योंकि बर्फीली जगह यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। 4500 से थोड़ा थोड़ा बर्फ आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये बर्फीली जगह पे पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, काई, घास और लीचेन। अब हम बात करते हैं 4800। जैसे ही 4800 पहुंचेंगे और 4800 को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर इतना बर्फ हो जाता है, इतना आइस हो जाता है कि वहाँ पर वनस्पतियों का उगना संभव नहीं है। इसलिए 4800 के बाद वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, वहाँ पर ग्लेशियर हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बर्फ जम जाते हैं, ठीक है। बर्फ आच्छादित क्षेत्र हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने बर्फ पर, पहाड़ों पर, मतलब पर्वत पर, पर्वतीय वन भारत के हिमालय का एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड में कि सेकंड में कहाँ पर पाए जाते हैं। एक तो हिमालय हो गया, दूसरा हो गया दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। हेडिंग डालेंगे दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। दक्षिण भारत में पर्वतीय वन प्रमुख रूप से नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? यहाँ पे केरल में, केरल के पास नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ी पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और इन पहाड़ों पर आपको कोणधारी वृक्ष और टुंडा वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी ऊंचाई इतनी नहीं होती है, इनकी ऊंचाई लगभग इतनी नहीं होती कि वहाँ टुंडा वनस्पति या कोणधारी वृक्ष पाए जा सके। यहाँ पर आपको शीतोष्ण वन मिलेंगे, लंबी चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वन मिलेंगे, सदाबहार मिलेंगे, थोड़ा बहुत पतझड़ मिलेंगे, मिक्स रूप से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और दक्षिण भारत में इनको किस नाम से जाना जाता है? जो शीतोष्ण वन होते हैं, शीतोष्ण वन को दक्षिण भारत में 16
सोलास कहते हैं। दक्षिण भारत में इसको क्या बोलते हैं? सोलास। ठीक है, शीतोष्ण वन को दक्षिण भारत में सोलास के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर सोला वन की बात करें, सोलास वन की प्रमुख वनस्पतियां तो है लारेन, सिनकोना, मैग्नोलिया, लारेन, सिनकोना और मैग्नोलिया। ये लारेन, सिनकोना और मैग्नोलिया ये प्रमुख पौधे हैं, प्रमुख वृक्ष हैं किसके? सोलास के। सोलास क्या होता है? दक्षिण भारत में शीतोष्ण वन को ही सोलास वन कहते हैं, याद रखिएगा, ये आप इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने दक्षिण भारत के वन, पर्वतीय वन की भी बात कर लिए हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, और हिमालय के पर्वतीय वन को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन, या इसी को डेल्टा वन भी कहते हैं, या डेल्टा वन। अब हम लोग बात करते हैं ज्वारीय वन, इसी को बोलते हैं डेल्टा वन, और फिर इसे ही आगे चल के बनता है मैंग्रोव वन। ठीक है, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्वारीय वन, डेल्टा वन, या इसी को आगे चल के बोलते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, ज्वारीय वन जो होते हैं या डेल्टा वन, ये जो होते हैं ये हमेशा तटीय जगह पे होते हैं, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे आपका ये पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया, है ना, ये गुजरात का तटीय क्षेत्र हो गया, ऐसी जगह पे ये लोग, ये ज्वारीय वन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज्वारीय वनस्पतियों की एक विशेषता होती है, ज्वारीय वनस्पतियों की एक विशेषता होती है कि ज्वारीय वनस्पति जो होते हैं तट पर होते हैं, तट में होने के कारण समुद्रीय जल से घिरे होते हैं, और समुद्रीय जल से घिरे होने के कारण जिनकी छाल होती है, जिनके तना की जो छाल होती है वो नमकीनी होती है, खारी होती है। ठीक है, छारी बोल सकते हैं, छारी होती है। तो छारी होने के कारण, और फिर इसके बाद एक गुण और होता है, इनकी विशेषता होती है कि जैसे ये पौधे हैं तो जो इनकी जड़ें होती हैं तो पहले पानी में निकलेंगी, और निकलने के बाद ऊपर की ओर उठते हुए पानी से झांकती हुई नजर आती है। ठीक है, ये ज्वारीय वन की विशेषता होती है। बात करते हैं कि ज्वारीय वन जो होते हैं, ज्वारीय वन और डेल्टा वन, इन ज्वारीय वनों में मैंग्रोव नामक वृक्ष की बहुतायत होती है। इसमें ज्वारीय वन में मैंग्रोव नामक वृक्ष का, मैंग्रोव नामक पौधे का अधिकतायत होती है, बहुतायत होती है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन बोलते हैं। याद रखिएगा, मैंग्रोव वन ज्वारीय, पहला एक इसका मूल नाम जो है वो है ज्वारीय वन या डेल्टा वन। अब इन वनों में, इन क्षेत्रों में, इन वनस्पतियों में मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा पाई जाती है। मैंग्रोव नाम का पौधा बहुतायत में पाया जाता है, जिसके कारण इसको हम मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इनके प्रमुख पौधे कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। अगर हम मैंग्रोव वन की बात करें या ज्वारीय वन की, तो इनके प्रमुख वृक्ष होंगे, मैंग्रोव एक सुंदरी होता है, मैंग्रोव सुंदरी, मैंग्रोव सुंदरी। दूसरा बात करते हैं कैसूरिया, कैसूरिया, और एक होता है फॉनिक्स। प्रमुख रूप से 3 प्रकार की प्रजातियां होती हैं इनकी। कौन कौन सी? मैंग्रोव सुंदरी, कैसूरिया और फॉनिक्स। 3 प्रकार के ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन अपने भारत के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी जगह पर मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन हमको देखने को मिलते हैं।
तो हेडिंग डालेंगे, भारत में मैंग्रोव वनों को मुख्य रूप से 5 क्षेत्र हैं। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला, गुजरात तट, ये तट गुजरात का तट, गुजरात के तट में भारत में सबसे ज्यादा, अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात के तट में पाया जाता है। पहला बार लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट गुजरात तट, इसमें डालेंगे कि भारत में पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा वन मैंग्रोव वन गुजरात तट पर ही पाए जाते हैं। फिर इसी में दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे, दूसरा पॉइंट कि गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया गुजरात तट। दूसरा पॉइंट बात लिखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र तट, गंगा ब्रह्मपुत्र तट, गंगा ब्रह्मपुत्र तट मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र तट कहाँ पे है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम है वो एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा में ही पाए जाते हैं, लेकिन उस मैंग्रोव वन का अधिकांश भाग आपको बांग्लादेश में चला जाएगा, आपका भाग अधिकांश भाग ये बांग्लादेश में आ जाता है, और कुछ ही भाग आपको ये हुगली नदी, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी से लेकर थोड़ा सा भाग आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, इसलिए अधिकांश भाग इसका कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में। तो लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बांग्लादेश देश में चला जाता है और कुछ भाग हुगली नदी तट तक, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी तट तक कुछ भाग भारत में आता है। ठीक है, कि जो इसमें पाए जाने वाले मैंग्रोव वन हैं वो भी भारत में कम ही आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में क्या होता है, मैंग्रोव वन बहुत पाए जाते हैं। कौन वाले मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, कितने टाइप्स बताया था, मैंग्रोव सुंदरी वन, मैंग्रोव सुंदरी जो वनस्पति होती है, ये मैंग्रोव वनस्पति का टाइप्स है, प्रकार है। ये मैंग्रोव सुंदरी प्रकार का जो मैंग्रोव वनस्पति होती है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में बहुतायत में देखने को मिलती है। ठीक है, बहुतायत में आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में सुंदरबन कहाँ पे है, हुगली नदी के डेल्टा, हुगली नदी के तट पर। सिंपल है, क्योंकि हुगली नदी के पास का ही क्षेत्र अपने भारत में है, बाकी सब बांग्लादेश में। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहाँ पे है, ये महानदी के डेल्टा में। महानदी कहाँ पे है, उड़ीसा, महानदी का डेल्टा उड़ीसा कटक क्षेत्र, कटक शहर के पास। तो दो देख लिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, तीसरा महानदी का डेल्टा। महानदी का डेल्टा कहाँ पे है, उड़ीसा। बस इतना ही डालो इसमें। फोर्थ बात करें कि गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा, ये यहां पर, ये भारत का दूसरी ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसमें ये लिखेंगे कि यह भारत का दूसरी ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और जगह है कावेरी नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे कावेरी नदी के डेल्टा में भी मैंग्रोव वन की
मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इनके थोड़ा सा महत्व की, क्या महत्व है इनका। तो हेडिंग डालेंगे मैंग्रोव वन की, मैंग्रोव वन के महत्व, मैंग्रोव वन के महत्व, इनकी महत्वता क्या होती है। चलिए, इनका देखा जाए तो इनडायरेक्टली बहुत सारा यूज है, लेकिन मेन पॉइंट हम लोग लिखेंगे। मैंग्रोव वन जो होते हैं वो तटीय पारिस्थिति का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तटीय परिस्थिति, कॉस्ट इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मैंग्रोव वन जो होते हैं, मान लो यहाँ पे ये आपका पूर्वी तट हो गया, पूर्वी तट में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ये है आप बे ऑफ बंगाल। यहाँ से बनने वाले जो चक्रवात है, अगर वो मान लीजिए जो चक्रवात है उनको थोड़ा सा रोकने का प्रयास करते हैं, जिससे यहाँ पर भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो उतना प्रभावित ना हो सके। पहला तो यही काम होता है उनका। दूसरी बात अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वन एक तरह से समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं का एक नर्सरी का काम करते हैं। मतलब प्रारंभिक उनका जो अंडा देना, जीव जंतु होते हैं जो उनमें आके घोंसला बना लेते हैं, अंडे दे देते हैं और बड़े होने के बाद अपना समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। तो वो एक जो तट पर रहते हैं मैंग्रोव वन, वो जीव जंतुओं के, समुद्री जीव जंतुओं के नर्सरी का भी काम करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज पर्वतीय वन और ज्वारीय वन के बारे में या मैंग्रोव वन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आपको इसमें वनस्पतियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से क्वेश्चंस मेन रूप से बनेंगे, है ना। तो उसको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि अपने चैनल पे अब भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक सीरीज चालू हो गया है। आप लोग उसमें भी जाएं, देखें और अपना अध्ययन को अच्छे से करें। जय हिंद।